वेलकम टू क्रीडोज आईएएस। क्रीडोज परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि इस सीसेट सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी शरद सर ले रहे हैं आपके, मैथ जो है शिवम पांडे सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग अमित सर पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में लगभग चीजें कंप्लीट ही हो चुकी है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं हिंदी की तो हिंदी में आपको शरद सर, ठीक है, ग्रामर पोर्शन व्याकरण आती है जिसमें, और जो कंप्रहेंशन आता है वह भी आपको क्या बोलेंगे शरद सर करा चुके हैं। दूसरी बात, अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, किसकी बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर से तो आता ही एक क्वेश्चन, लेकिन एक बात याद रखिएगा। कौन सी बात याद रखना है, तो कहेंगे कि सर इंग्लिश में आपका कंप्रहेंशन भी होगा और ग्रामर भी होगा। तो ग्रामर और कंप्रहेंशन इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। आज से इंग्लिश की जर्नी आपके साथ स्टार्ट होने जा रही है। दूसरी बात, जो इन कम्युनिकेशन वाला जो आपका जो टॉपिक है उसको भी शरद सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, आज इंग्लिश की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में क्या क्या हमको पढ़ना है जी। पूरा एग्जाम का विश्लेषण करने के बाद आप लोगों को इन चीजों को क्या कर रहा हूं, बताने लग रहा हूं। जैसे अगर हम बात करेंगे किसकी, पहली बात की क्या क्या एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होगा कि एग्जाम में ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे दिख रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आती है भाई, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो केब की, किसकी बात की जाएगी, तो बोलेंगे कि सर वो केब की बात की जाएगी। ठीक है, शब्दकोश क्या बोलते हैं इसे, तो बोलेंगे कि सर इसे बोला जाता है शब्दकोश। शब्दकोश तो ठीक है, लेकिन शब्दकोश में क्या क्या आते हैं, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या बोला जाता है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही तो बोलते हैं कि अनेक शब्दों के लिए क्या होता है, एक शब्द होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, तो बोलेंगे कि सर सिनोनिम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, सिनो बोला जाता है। दूसरा होता है आपका एंटोनिम्स, क्या बोलते हैं इसे, एंटोनिम्स बोला जाता है। और हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या होगा, इडियम्स एंड क्या होगा, ये आपका फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात की जाए। इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद हम लोग क्या नंबर, अगला जो हमारा टॉपिक है, किन किन टॉपिकों से चीजें आई हुई एग्जाम में, उन चीजों को नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नाउन से आया हुआ है। अब नाउन से क्वेश्चन कैसे आएगा, जो रूल्स है उस रूल्स से क्वेश्चन बनते हैं जी। ठीक है, जैसे एरर छांटने के लिए आ जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं, तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी, तो कहेंगे कि सर नंबर, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे कि सर नंबर जो थर्ड है कौन सा है, अगर हम नंबर थर्ड की बात करें तो ये होगा आपका प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसे, प्रोनाउन कहा जाता, प्रोनाउन की बात करेंगे। और फोर्थ नंबर होगा आपका नाउन प्रोनाउन वर्ब, क्या बोलते हैं इसे, वर्ब होगा। और पांचवा जो होगा आपका एडवर्ब। अगर हम बात करेंगे सिक्स्थ नंबर, ये आ रहा है, ठीक है, एडवर्ब। सिक्स्थ नंबर की अगर बात की जाए तो सिक्स्थ नंबर क्या होगा आपका, तो बोलेंगे कि सर ये होगा आपका एडवर्ब। एडवर्ब तो होगा एडजेक्टिव, क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन। क्या सीखेंगे, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की अगर बात की जाए तो प्रीपोजिशन से जितने भी रूल हैं उन रूल को पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और 8 नंबर की अगर बात करें, ठीक है, अगर रूलों में सब रूल अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका प्रीपोजिशन। और नंबर 2 जो बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये प्रीपोजिशन के बाद आता है आपका कंजंक्शन। क्या आता है, कंजंक्शन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, कंजंक्शन की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, और ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन की अगर बात हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं, तो कहेंगे कि सर हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन के बाद आपका स्पेलिंग टेस्ट। 9 नंबर क्या हो जाएगा आपका,
तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट के बाद हम लोग सीखेंगे रिमूवल टू। रिमूवल टू से क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप लोगों को रिमाइंड करके रखना होगा। रिमूवल टू की बात की जाए तो ये हो गया आपका रिमूवल टू। 11 नंबर की बात करेंगे नारेशन। क्या बोलते हैं? नारेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला जाता है इसे। तो डायरेक्ट दे देगा, इनडायरेक्ट में इन चीजों को लेकर आना होगा। क्या करना होगा? जैसे ये होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच होगा भाई? तो बोलेंगे कि सर ये होगा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होगा आपका? ये इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 12 नंबर की अगर बात कर दें तो ये होता है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन इससे नरेशन से 2 क्वेश्चन आ जाएगा और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी कितने क्वेश्चन आते हैं? तो बोलेंगे कि सर 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो ये कितने हो, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। पूरा एग्जाम का विश्लेषण करने के बाद, एग्जाम एनालिसिस करने के बाद इन चीजों को मैं आपको एकदम बताने लग रहा हूं। जैसे अगर हम बात करेंगे सेंटेंस चेंजिंग भी आती है। क्या आती है? तो बोलेंगे कि सर सेंटेंस चेंजिंग भी आती है। अगले पेज पर इसे ले लिया जाए, सेंटेंस चेंजिंग। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें क्या होता है? सेंटेंस जो होती है चेंजिंग होती है। क्या होती है? सेंटेंस की चेंजिंग आती है। अब ये चेंजिंग कैसे आती है, अब बात को समझना है। अगर हम बात करेंगे सेंटेंस चेंजिंग, अभी ये टॉपिक है जो एग्जाम में इससे रिलेटेड चीजें आई हुई है। बात को समझ पा रहे हैं आप? तो बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा। अब बात समझिएगा। जैसे कह देगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है, उसे आप कॉम्प्लेक्स में लेकर आइए, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। ये भी तो कह सकता है, उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कीजिए। या कह देगा कि आप उसे कंपाउंड में लेकर आइए। किस में लेकर आइए? कंपाउंड में कन्वर्ट करके बताइए। तो मोटा मोटी हम लोग क्या कह सकते हैं? इस बात से हम लोगों को क्या ज्ञान मिल रहा है कि कोई भी सेंटेंस होगा तो सिंपल से इंट्रोगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। सिंपल से आपका इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड भी आ सकता है। डिग्री से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यहां पर लिख लेंगे डिग्री। डिग्री कहने का सेंस क्या है? मेरा कहने का मीनिंग क्या है भाई? तो बोलेंगे कि सर एक तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री, एक हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है ये? सुपरलेटिव। देखिए शॉर्ट में पीसीएस क्या बोलते हैं? इसे पीसीएस बोला जाता है। इस डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री दे देगा, आपको कहेगा कि आप उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कीजिए। या ये भी कह सकता है कि कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, कहेगा कि सुपरलेटिव में लेकर आइए। देयर विल बी 3 केसेस अराइज, इसमें 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। क्या होगी? ये भी कह देगा कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव लेकर आइए। बातें कंप्लीट है? तो कहेंगे कि सर बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन की। किसकी बात की जाएगी? तो बोलेंगे कि सर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्रहेंशन। क्या कहेंगे हम लोग इसे? तो बोलेंगे कि सर इसे हम लोग कॉम्प्रहेंशन कहेंगे। क्या बोला जाएगा इसे? तो बोला जाएगा कि सर इसे हम लोग कॉम्प्रहेंशन का नाम देंगे। कॉम्प्रहेंशन हो गया। कॉम्प्रहेंशन से 4 या 5 क्वेश्चन आने एकदम बिल्कुल तय हैं। बात समझ में पा रहे हैं कि नहीं आप लोग मेरी बात को? तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं? आर्टिकल से भी क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल भी हम लोग एक दिन हम लोग पूरा का पूरा जितने रूल्स हैं इन रूलों को हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार से एकदम से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे और आगे की तरफ इन चीजों को हम लोग कंप्लीट करने लग रहे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन। क्या करेंगे? पहले नरेशन। लेकिन नरेशन से पहले एक बात यह भी समझना है कि भाई नरेशन किसका बनता है? किसका बनता है नरेशन? तो कहेंगे कि सर जो नरेशन बनता है वह नरेशन किसका बनेगा भाई? सेंटेंसेस का बनता है, जो वाक्य होते हैं उसका बनेगा। और सेंटेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिन बच्चों को सेंटेंस की अगर नॉलेज नहीं होगी उसको यहां से हम लोग सीख सकते हैं। सेंटेंस की अगर बात की जाए तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे कि सर सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इस बात को हम लोग समझते हैं।
Sentence is a group of word which makes a complete sense is called a sentence. Rohit Sharma is a good player. I don't like your behavior. I don't like your handwriting. The above noted is samples of the sentence. But how many types of the sentences? There are 5 types of the sentences. First one is the assertive sentence. Second one is the interrogative sentence. Third one is the imperative, or fourth one is the exclamatory, or fifth one is the optative sentence. First one is the assertive sentence. A sentence that makes an assertion or an statement, it is called an assertive sentence. मेरा कहने का मीनिंग है कि सेंटेंस की अगर बात आएगी तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. क्या बोलते हैं इसे? तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड. क्या बोलते हैं इसका? ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना है, लेकिन एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड तो ठीक है, लेकिन एक इसका कंप्लीट सेंस निकालना है. क्या होगा? इसका कंप्लीट सेंस भी आए तो ही हम कहेंगे कि यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस होगा. वर्डों का ग्रुप हो, अगर उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा तो वी कैन नॉट से द सेंटेंस. हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, वाक्य नहीं कह सकते हैं. सेंटेंस की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला रोहित इज अ गुड प्लेयर. जैसे रोहित इज अ गुड प्लेयर, तो रोहित इज अ गुड प्लेयर की बात की जाए तो इस सेंटेंस को, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को पढ़ने से क्या आपको मिल रहा है? जैसे रोहित एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, अ भी एक वर्ड है, एंड गुड भी एक वर्ड है, और प्लेयर भी क्या है? एक वर्ड है. तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये तो बोलेंगे कि सर इसे बोलेंगे हम लोग वर्डों का ग्रुप है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक पूर्ण अर्थ देने का कार्य कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस. बट ये हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज क्या है? इन चीजों को समझते हैं. फ्लो चार्ट में इन चीजों को समझ लेते हैं ताकि एक्टिव वॉइस में भी आपको काम आएगा और नरेशन में भी काम आएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट वन की बात की जाए, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका? तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए एसर्टिव. फर्स्ट वन होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस. एसर्टिव सेंटेंस. और सेकंड वन की अगर बात की जाए तो सेकंड वन क्या हो जाएगा आपका? तो बोलेंगे कि सर ये होगा इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग थर्ड नंबर क्या सीखेंगे? तो बोलेंगे कि सर थर्ड नंबर की अगर बात की जाए तो ये होता है इंपरेटिव. क्या होता है ये? इंपरेटिव सेंटेंस. अगर फोर्थ नंबर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर क्या होगा आपका? तो बोलेंगे कि सर ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस होगा ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा जी. और फिफ्थ नंबर जो है आपका, फिफ्थ वन क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्टेटिव. क्या बोलते हैं इसे? तो बोलेंगे आप लोग कि सर आप लिख दीजिए ऑप्टेटिव. इसको मोटा मोटी एक पूरी इसकी समरी को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि इन्हीं सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से हम लोग क्या आएंगे? एक्टिव समझने का प्रयास करेंगे. अब इस बात को समझ लेते हैं. हम पहले किसको समझेंगे? एसर्टिव को समझेंगे कि एसर्टिव क्या होता है. तो फटाफट लिखेंगे आप लोग एसर्टिव. एसर्टिव को हिंदी में बोला जाता है विधि सूचक वाक्य. क्या बोला जाता है? एसर्टिव को क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य, यानी एसर्टिव सेंटेंस. एसर्टिव सेंटेंस का मीनिंग होता क्या है? इसमें इस चीज को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे. अ सेंटेंस दैट मेक्स एन assertion or any statements, it is called an assertive sentence. I am playing cricket, या I am fond of playing cricket, I am fond of eating food, I am fond of visiting historical place.
ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल होंगे या किसके अंतर्गत आएगा, तो कहेंगे कि सर ये आएगा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। इसमें एक ही स्टेटमेंट होता है, मतलब इससे क्या प्रेजेंट होता है आपका एसर्शन, और एसर्शन या स्टेटमेंट कह लीजिए इसको, इसका मीनिंग होता है कथन, क्या बोलते हैं, या स्टेटमेंट बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, स्टेटमेंट कहो या एसर्शन। अब असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होंगे, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। कौन कौन से होंगे आपके असर्टिव सेंटेंस में, पहला होगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस, और सेकंड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस आल्सो नोन एज द अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद असर्टिव के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर होता है आपका निगेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर ये होता है निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें होता क्या है, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और इसमें निगेटिव स्टेटमेंट होगा। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड द पॉजिटिव सेंटेंस। A sentence that makes a negative statement is called the negative statement। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट को बताएगा उसे पॉजिटिव सेंटेंस, और ऐसा सेंटेंस जो निगेटिव स्टेटमेंट को बताएगा उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक एक सेंटेंस को ले लेते हैं। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, आई लाइक हिम। या आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूं, क्या कर दूं, आई लाइक रीडिंग। क्या लिख देंगे हम लोग, तो कहेंगे कि सर मैं पढ़ना पसंद करता हूं, आई लाइक रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मान लीजिए हमको लिखना हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डोंट टेल अ लाई, टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, टेल अ लाई। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग समझेंगे कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में समझेंगे। सेकेंड जो सेंटेंस का जो टाइप है वह है इंट्रोगेटिव, इसे बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, तो कहेंगे कि सर सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज योर क्लासिफिकेशंस, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर हैव यू, द एवं नोटेड एग्जांपल्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरा कहने का मीनिंग है कि ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर, इसमें क्या होगा, क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन किया जाता है, फ्लो चार्ट के रूप में समझते चलिए। इसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड। इन विच क्लास डू यू रीड की अगर बात की जाए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, बोलेंगे जी सर एकदम से है। डू यू लाइक टी एंड कॉफी, क्या डू यू लाइक टी एंड कॉफी, आप चाय और कॉफी पसंद करते हैं, लाइक टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। तो ये इन सेंटेंसों से हमको क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम लोग सीखेंगे आपका इंपरेटिव सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव की। यहां पर हम लोग लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर इसे बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? आज्ञा सूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशंस, एडवाइस, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इज कॉल्ड क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। यानी किस ऐसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का या ऑब्लिगेशन का भाव प्रकट होता है, एक्सप्रेस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे कि सर उसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। सबसे पहले इसमें एक तो होगा आपका ऑर्डर, नंबर 2 क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर नंबर 2 हो जाएगा आपका ऑर्डर के बाद रिक्वेस्ट। क्या होगा ये? रिक्वेस्ट होगा ये। रिक्वेस्ट के बाद क्या होगा आपका? तो बोलेंगे कि सर आपका ये एडवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस के बाद क्या आता है इसमें? तो बोलेंगे कि सर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर कर्तव्य। क्या बोलते हैं इसको? कर्तव्य होता है। मेरा कहने का मीनिंग है कि इसमें जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञा सूचक वाक्य, उसमें ऑर्डर आएगा या रिक्वेस्ट होगा या एडवाइस होगा या क्या होगा? ऑब्लिगेशन होगा। क्या होगा? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन माने कर्तव्य। ऑर्डर का मतलब क्या? जैसे मैं कहूं डू इट, इसे कीजिए, इसे करो। रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करूं, प्लीज हेल्प मी, ये क्या है? रिक्वेस्ट हो रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं? प्लीज हेल्प मी। एडवाइस की अगर बात की जाए तो मैं कह दूं कि बी पंक्चुअल, यानी आप समयनिष्ठ हो। समयनिष्ठ का मतलब टाइम के पाबंद रहो, या ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बातों, आज्ञाओं का पालन कीजिए, या सर्व योर कंट्री, तो मैं बोल दूंगा सर्व योर कंट्री, अपनी देश की सेवा करो। दिस इज द एडवाइस है कि नहीं? ये अगर हम बात करेंगे ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आ जाएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा कर्तव्य के रूप में बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? तो बोलेंगे जी सर। जैसे प्लीज टेक द मेडिसिन इन द पंक्चुअल टाइम, दवा समय से खाइए, यह एडवाइस के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? अपने माता पिता की देखभाल करना चाहिए। अगर ये सब शब्द आते हैं, हमें वी शुड लुक आफ्टर आवर क्या होगा? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आवर पेरेंट्स, तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो बोलेंगे कि सर ये सभी के सभी आ जाएंगे एडवाइस के अंतर्गत। ऑब्लिगेशन में हमने आपको बता दिया, जैसे कर्तव्य है कि हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, सर्व योर कंट्री, क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए मैं ऑर्डर में लिख दिया, ऑर्डर में हमने क्या लिख दिया? तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए डू इट, इसे करो। क्या होगा? डू इट, इसे कीजिए। रिक्वेस्ट में मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे हम लोग प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। हम यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? एडवाइस में आप लिख दीजिए ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञाओं का क्या कीजिए? पालन कीजिए। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे ओबे योर पेरेंट्स। अब एक बात समझने योग्य है, यहां पर क्या समझने योग्य है भाई? तो कहेंगे कि सर जब भी इंपरेटिव सेंटेंस की बात आएगी, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हाइड रहता है? यू जो सब्जेक्ट है हमेशा हाइड होता है। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों बताने लग रहा हूं? इसलिए आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जब हम लोग एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज पढ़ेंगे तो वहां पर हाइड होता है यू, बाई यू लिखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के कंसेप्ट को बता रहा हूं कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? हाइड होता है, छिपा रहता है, वह सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। अब बात करेंगे ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन में क्या होगा? सर्व योर कंट्री, अपने देश की सेवा कीजिए। क्या लिखा जाएगा इसमें? अपने देश की सेवा कीजिए, सर्व योर कंट्री। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, क्या है? यानी क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस का। किसका हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस का। अब हम सीखने जा रहे हैं किसका? एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है भाई? तो बोलेंगे कि सर एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एंटिटीज इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सपोज दैट इंडिया ऑन द मैच बाय 6 विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई एम वेरी हैप्पी एंड यू आर वेरी हैप्पी। ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि
इंडिया मैच जीतती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब होता है खुशी का भाव आता है। एक होता है एंट्रेटेटी, एंट्रेटेटी का मतलब होता है दुख। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग कहीं चल रहे हैं, खेत के अंदर सड़कों पर चल रहे हैं, पैर में अगर मान लीजिए कील चुभ गई, कांटा चुभ गया, तो हम लोग पैर को उठाते हैं और वहां पर दुख होता है कि नहीं? दुख होता है। तो बोलेंगे जी सर। जैसे कोई अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस में दो ही चीजों का बोध होता है, एक सुख का और एक दुख का। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर एंट्रेटेटिव। जैसे इंडिया मैच जीत गई भाई, हुर्रा एग्जांपल लेते हैं, हुर्रे इंडिया ऑन द मैच, हुर्रे इंडिया ऑन द मैच, ये किसका साइन होता है? इस साइन को क्या बोलते हैं भाई? जो पोलियो ड्रॉप जैसा साइन बना हुआ है, इसको बोला जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह। इससे दो ही चीजें पता चलता है, यानी सुख या दुख का। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब हम बात समझेंगे, हुर्रा इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच बाई 6 विकेट। क्या लिखेंगे? बाई 6 विकेट, या लिखेंगे बाई 8 विकेट, बाई 8 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट पाकिस्तान लिखा जाए, पाकिस्तान। इंडिया 8, पाकिस्तान के विरुद्ध इंडिया कितने विकेट से मैच जीत गई? 8 विकेट से मैच जीत गई। तो बेसिक सी बात है, जब जीतेगी तो हम लोगों को खुशी का बात होगा कि नहीं? तो हम लोग बोलते हैं हुर्रे, उसे क्या बोलते हैं? या जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कोई कैच पकड़ लिया, ऐसा कैच पकड़ा गया जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं वहां पर? वेल डन। क्या बोलते हैं वहां पर? तो कहते हैं कि सर वहां पर हम लोग बोलते हैं वेल डन। वेल डन चीज हम लोग को आता है नहीं, शाबाश। तो इस साइन को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबको क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं किस पर? ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। किस पर हम लोग आएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। मतलब जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो माता पिता का पैर टच करते हैं, या रिलेटिव के पास जाते हैं तो हम लोग पैर टच करते हैं, तो वो लोग ब्लेसिंग देते हैं कि नहीं? वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिनों तक जीवित रहें। तो मेरा कहने का मतलब इसमें ब्लेसिंग का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है? इच्छाएं प्रकट की जाती है। इसमें ब्लेसिंग होती है और इच्छाएं होती है। इसमें क्या किया जाता है भाई? प्रकट किया जाता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स ब्लेसिंग आर कर्स। अभिशाप भी होता है, इसमें लोग श्राप भी देते हैं, अभिशाप जिसको बोला जाता है, ब्लेसिंग आर कर्स। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर मे यू लिव लॉन्ग, क्या समझेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिनों तक दीर्घायु रहें, जीवित रहें। मे यू लिव लॉन्ग। तो मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? आप अधिक दिनों तक तो जीवित रहें। क्या इसमें इच्छा को प्रकट किया जा रहा है कि नहीं? ब्लेस किया जा रहा है कि नहीं आपको? तो बोलेंगे जी सर। लास्ट में किसका साइन होता है? इसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का होता है। ये रहा पूरा सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नरेशन। नरेशन के एक एक कंसेप्ट को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को भी समझा जाएगा एक एक एग्जांपल के थ्रू। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अब हम बात करेंगे नरेशन की। किसकी बात की जाएगी? नरेशन की बात करूंगा। नरेशन क्या होता है, इस बात को समझिए। नरेशन, तो नरेशन का मतलब होता क्या है? स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? तो बोलेंगे कि सर स्टेटमेंट बोला जाता है। नरेशन को बोल एक तरफ से कह सकते हैं स्टेटमेंट। स्टेट क्या हो जाएगा? मेंट। स्टेटमेंट को यह क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। नरेशन जो होता है स्टेटमेंट को क्या करेगा? हमेशा डिस्क्राइब करेगा, मतलब उसका वर्णन किया जाएगा। वह डिस्क्राइब कैसे कैसे हो सकता है? स्टेटमेंट कितने टाइप से हो सकता है? पहला स्टेटमेंट हो सकता है, या पहला जो हमारा नरेशन हो सकता है वह होगा डायरेक्ट नरेशन, और जो दूसरा हमारा नरेशन होगा वह होगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहला होगा आपका क्या? डायरेक्ट नरेशन।
सबको क्लियर है ना? तो कहेंगे जी सर। डायरेक्ट नरेशन कह लीजिए या डायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, बातें एक ही है। बात क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये क्या हो जाएगा सेकंड, तो बोलेंगे कि सर दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड वन क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। इससे दो क्वेश्चन आने तय हैं। एक्टिव वॉइस से दो क्वेश्चन आता है और पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से दो क्वेश्चन, और नरेशन से भी कितने क्वेश्चन आते हैं? तो कहेंगे कि सर नरेशन से भी दो क्वेश्चन आते हैं। क्या करते हैं? नरेशन से भी दो क्वेश्चन क्या होते हैं? आते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा जाएगा इसे? इनडायरेक्ट स्पीच की अगर बात की जाए, डायरेक्ट स्पीच और क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। क्यों ऐसा समझा रहा हूं? कोई बच्चा अगर इसका बेसिक कमजोर होगा वो भी समझ सकता है। कैसे? देखिए समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्ट स्पीच में दे देगा, उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके आपको बताना होगा। पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन क्या होगा? बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? यदि किसी रिपोर्टर के द्वारा, रिपोर्टर का मीनिंग वक्ता, बोलने वाला, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, तो बोलेंगे कि सर मैं बोल रहा हूं, तो बोलने वाला क्या होता है? रिपोर्टर होगा। तो किसी रिपोर्टर के द्वारा कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कह दिया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यदि किसी रिपोर्टर के द्वारा कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में न कह के उसकी कही गई बात का सारांश अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसको यहां पर लगा देते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहां पर चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहेंगे कि सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि यह चीजें कैसे है। ठीक है, तो बोलेंगे जी सर। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? तो बोलेंगे कि सर आप लिखो ही सेड टू मी, सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं। ये डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट बातें कह दी गई है रिपोर्टर के द्वारा। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? तो कहेंगे कि सर अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो कंसेप्चुअल तरीके से एक एक रूल्स को आप लोग कंसेप्चुअल तरीके से समझ के रखिएगा ताकि वहां पर गलतियां ना हो। जैसे यहां पर है कि सेड टू है, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। अभी तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूं कि क्या डायरेक्ट स्पीच होता है और क्या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अभी हम बताएंगे कि कहां पर क्या कन्वर्ट होगा। से किस में बदलेगा, से टू किस में बदलेगा, सेज टू किस में बदलेगा, सेड किस में बदलेगा और सेड टू किस में बदलेंगे, और कहां पर कौन सा कंजक्शन यूज किया जाएगा। तो अभी हम लोग समझेंगे सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। ये क्या होगा? मी। जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो एक बात याद रखना है। कौन सी बात याद रखना है? जब इन्वर्टेड कॉमा को जब हम लोग हटाएंगे तो क्या लगाते हैं? तो बोलेंगे कि सर वहां कंजक्शन दिया जाता है। कंजक्शन यहां पर क्या होगा? दैट होगा। अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो कंजक्शन दैट का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर सेंटेंसों में ही दैट का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई क्या है? यहां पर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आई क्या है? आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन तो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही है, तो यहां पर लिखेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका ही। और दूसरी बात क्या बोलेंगे हम लोग? दूसरी बात क्या समझेंगे यहां पर? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में कोई रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में परिवर्तन होगा। अब पास्ट टेंस में है तो इज एम
आर वाज वर्ब में बदलता है, तो ये होगा ही वाज। योर जो है सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है तो मी का क्या हो जाएगा यहां पर, माई फ्रेंड। क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए माई फ्रेंड। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, हमने नरेशन पढ़ लिया, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ये भी पढ़ लिए, डायरेक्ट क्या होता है ये भी सीख लिए, इनडायरेक्ट क्या होता है ये भी हम लोग क्या कर लिए, सीख लिए। अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। रूल्स ऑफ चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या होते हैं, कायदा कानून क्या होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ नियम होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं, और कुछ जो जनरल्स रूल्स होते हैं, और कुछ स्पेशल रूल होते हैं। तो कहेंगे कि सर जनरल्स रूल क्या होता है, रूल क्या होगा, और स्पेशल रूल क्या होगा। तो जनरल्स रूल उसे कहते हैं जो केवल एसर्टिव सेंटेंस पर अप्लाई किया जाता है। मतलब क्या, एसर्टिव के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एसर्टिव की अगर हम बात करें तो एसर्टिव में क्या है, एक तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा, सिंपल सेंटेंसेस में चलेगा ये। और स्पेशल रूल का मतलब होता है ऐसा रूल जो क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंसेस पर अप्लाई नहीं किया जाता है, जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, और इंपरेटिव हो गया। इन चीजों पर जिस रूल को अप्लाई करेंगे, इस रूल को बोलते हैं स्पेशल रूल। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि सर जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन उस रूल से पहले कुछ और भी रूल्स होते हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिसे टेक्निकल टर्म कहते हैं। हर फील्ड का टेक्निकल टर्म होता है, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका टेक्निकल टर्म होगा ही होगा। इस बात को मैं आप लोगों को बताने लग रहा हूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, उसी प्रकार इसमें भी टेक्निकल टर्म होते हैं। कौन सा नरेशन का टेक्निकल टर्म कितने होते हैं, तो बोलेंगे कि सर 4 होते हैं। कौन कौन से, तो उसको नोट डाउन हम लोग करेंगे। टेक्निकल टर्म इसको बोलते हैं परिभाषिक शब्दावली। तो अब टेक्निकल टर्म में क्या क्या आएगा, बात को समझ लेते हैं। एक एग्जांपल पर आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, और कभी डाउट जिंदगी में नहीं बनेगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। कैसे, देखिएगा एग्जांपल, रिपोर्टेड क्लोज क्या होता है, ये रिपोर्टेड क्लोज। देयर आर 4 types of the technical term of the narration. First one is the reported clause. अब रिपोर्टेड क्लोज क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रिपोर्टिंग क्लोज। क्या होगा ये, रिपोर्टिंग क्लोज। यह सब चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम स्टार्ट करेंगे नरेशन के कंसेप्ट, तो उसमें यूज होगा, हम लोग उसमें प्रयोग करेंगे इसका। ये होता है रिपोर्टिंग क्लोज, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लोज के बाद हम लोग क्या समझेंगे, थर्ड वन, तो बोलेंगे कि सर ये होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो जाएगा अब, तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए इसे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या होगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लोज। एक सेंटेंस के थ्रू चारों के चारों कंसेप्ट आपको याद हो जाएंगे, कभी आप जीवन में भूल ही नहीं सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, एक ही चीज पर ये बेस करती है। जैसे फोर्थ नंबर अगर हम बात करेंगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लोज, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लोज, रिपोर्टेड, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लोज, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड क्लोज। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लोज की बात करेंगे। अब हम सीखेंगे कि रिपोर्टेड क्लोज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती, रिपोर्टिंग क्लोज तो रिपोर्टेड क्लोज, रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टिंग वर्ब। जो मेन रोल प्ले है रिपोर्टिंग वर्ब का ही होता है, पर चारों को जानना जरूरी है कि क्या क्या होता है। फर्स्ट वन होगा रिपोर्टेड क्लोज, रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लोज। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल के थ्रू सब चीजें समझ में आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को, चलिए तो कहेंगे जी सर समझ रहे हैं। देखिए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। मैं कह दूं कि रोहित सेज टू मी, रोहित मुझसे कहता है, रोहित सेज टू मी
रोहित सेज टू मी आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं। ठीक है, रोहित मुझसे क्या कहा कि मैं एक क्या हूं, खिलाड़ी हूं। अब देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये डबल इन्वर्टेड कामा दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब तो कहेंगे दिख रहा है। अब एक बात समझिएगा, बेसिक सी बात है। क्या बात है इसमें, मैंने बोला कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए यहां पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड क्लोज। हमेशा की झंझट क्लियर हो गई कि नहीं। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। हाँ या ना, कहेंगे जी सर। रिपोर्टिंग क्लोज में प्रयोग होने वाली जो वर्ब है, यहां पर सेज दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये भी बात क्लियर है। यहां पर देखो आई एम प्लेइंग, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, इसे बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लोज। एक ही एग्जाम्पल से हम लोग चारों के चारों कंपोनेंट को समझ पा रहे हैं। और हमेशा के एक चीज लिखिए, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, इन चीजों को आगे की तरफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें इंक्लूड होगी। क्लियर है, तो कहेंगे जी सर। अब हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का फर्स्ट रूल। कौन सा रूल पढ़ेंगे भाई, फर्स्ट रूल क्या है, तो बोलेंगे सर जो फर्स्ट रूल है हमारा जनरल रूल होता है। जनरल रूल में क्या होता है, पहला जो इसका रूल है, पहले हम लोग बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट रूल क्या है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या किस में होना चाहिए, तो बोलेंगे कि सर या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो। प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या क्या हो, फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब तो मेरी बात को समझ ही पा रहे होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लोज का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। पर एक जगह चेंजिंग होता है, कहां पर होता है भाई, जो पर्सन होता है उसमें चेंजिंग आएगा, यानी चेंज ऑफ पर्सन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेंज ऑफ पर्सन का हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं कि नहीं। मैंने कहा ये बातें पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन का रूल क्या होता है उसको भी समझते हैं हम लोग। चेंज ऑफ पर्सन के रूल के लिए बस एक बात याद रखिएगा, 100/123 क्या होता है, 100 क्या होगा 123। इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, इसी पर पूरा का पूरा चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड क्लोज का मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, लेकिन उसके पर्सन में चेंजिंग आएगा। वह चेंजिंग किसके अनुसार होगा, तो 100/123 के अनुसार होगा। यहां पर जो फर्स्ट लिखा गया है इसका मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, जैसे प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसको प्रोनाउन वाला जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहां मेंशन करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या होता है। जब आया है तो इन चीजों को सीख लेते हैं। यहां पर फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, तो बोलेंगे कि सर आई आता है और वी आता है, हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में क्या आता है भाई, तो कहेंगे कि सर सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू। क्या आता है, सेकंड पर्सन में एक लौता शब्द है यू। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा, तो कहेंगे कि सर आएगा ही, सी, इट, दे। ये जो भी आपको लिख रहा हूं, ही, सी, इट, दे, नेम। नेम में बॉयज एंड गर्ल किसी का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके पर्सन का पूरा कंसेप्ट ही यहां पर क्लियर हो जाएगा। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नेम कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में नहीं चेंजिंग होगा, लेकिन हमेशा चेंजिंग पर्सन में होता है। यदि रिपोर्टेड क्लोज में फर्स्ट पर्सन है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड क्लोज में सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड क्लोज में थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। इन चीजों को, ये 3 है तो 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, बातें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है, 100/123 का रूल आप याद रखेंगे। 3 एग्जाम्पल लेते हैं तीनों के लिए ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला हमारा एग्जाम्पल है
ही सेड टू। अब देखिए एक बात और है, पहली बात, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक तरफ लिख लीजिएगा डायरेक्ट और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट। क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट। जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कैसे चेंज होती है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका से है, नंबर 1, क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा नंबर 1। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर से है तो इनडायरेक्ट में भी क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ये से ही होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेज है, क्या है, से टू है, तो से टू का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये होता है टेल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेज टू है, सेज है, तो ये क्या हो जाएगा, सेज ही होगा, इनडायरेक्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये चीजें ऐसे होती है। फोर्थ की अगर बात करूं तो सेज टू का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा टेल्स। क्या होगा, टेल्स। अगर ये अगर होगा सेड होगा तो सेड का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर आप बता दीजिए, सेड होगा। अगर 6 नंबर अगर मैं बात कर दूं कि 6 नंबर का क्या होगा, सेड टू का क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए। अब नरेशन कहीं से भी आएगा, आप सोल्व कर सकते हैं, गलती नहीं करेंगे। अब ये बातें कहां अप्लाई होती है, ये भी बात ध्यान से समझिएगा। ये बातें केवल एसर्टिव सेंटेंस में अप्लाई होती है, इंट्रोगेटिव के लिए अप्लाई नहीं होती है। वहां पर से की जगह पर कुछ और इनडायरेक्ट में हो जाएगा। इस बात को आप लोग रिमाइंड करके रखिएगा, याद करके। यह केवल एसर्टिव सेंटेंस में ही अप्लाई होगा, न कि इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी में। एकलौता सेंटेंस है इंपरेटिव, एसर्टिव। एसर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होगा आपका पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव होगा अगर रिपोर्टेड क्लोज के अंदर, तो ही ये चीजें चलेगी। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो उसका अलग रूल है, एक्सक्लेमेटरी होगा तो भी उसका अलग रूल है, इंपरेटिव होगा तो भी उसका अलग रूल है, अगर ऑप्टेटिव होगा तो भी उसका क्या है, अलग रूल होगा। अब हम लोग सीखने लग रहे हैं एग्जाम्पल। 3 रूल थे, तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसा मैं आपको क्यों बताया हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना बने, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही says to me, he says to me, ठीक है। I am, ठीक है, ये हो जाए I am learning my lesson, I am learning my lesson, I am learning my lesson। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड वाला पार्ट्स को रिपोर्टेड क्लोज, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज। ये रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है कि नहीं, सेज टू। अभी हमने पीछे क्या लिखवाया था, सेज टू को किस में बदलेंगे, सेज का मतलब क्या हुआ कि यह प्रेजेंट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड क्लोज में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि अगर लेकिन हमेशा याद रखना होगा कि पर्सन में चेंजिंग होती है। वह चेंजिंग कैसे होती है, 1/123 रूल के अंतर्गत होती है। इसको इनडायरेक्ट में बदलिए तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये होगा ही टेल्स मी दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो अभी मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था 1/123 का, यही तो पढ़ाया था 1/123 का रूल। यहां पर आपको समझने के लिए याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। जब आई और वी आता है भाई, तो आई तो आ गया, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर क्या है, सेज है, तो सेज का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो अब आई जो है ही के अनुसार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल बदलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए यहां पर ही। क्या लिखा जाएगा, ही। अब ही के साथ तो इज आता, एम तो आता नहीं है, क्या हो जाएगा, ये इज हो जाएगा। इज लर्निंग। अब माई क्या है, आई माई मी, क्या होता है, आई माई मी। फर्स्ट पर्सन है ना, तो ही के साथ ही जाता है, बेसिक सी बात है। ये क्या होगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, ये हिज लेसन। क्या बोलेंगे इसे,
तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए हिज लेसन। ये था आपका फर्स्ट पर्सन से एक डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिए। बातें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर है? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। दूसरा हम लोग लेते हैं सेकेंड पर्सन से जो कन्वर्ट करते हैं, जैसे देश, या बोलेंगे यहां पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए लिख दिया गया यहां पर श्याम, श्याम सेज टू मी, सेज टू मी, मुझसे कहता है यू आर, क्या लिखेंगे यहां पर, तो बोलेंगे कि सर यहां पर लिखा जाएगा यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सॉल्विंग अ क्वेश्चन लिख दीजिएगा, क्वेश्चन, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। श्याम मुझसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न हल कर रहे हो। तो बेसिक सी बात है, इसको कन्वर्ट कीजिए तो इनडायरेक्ट में, श्याम सेज टू को किस में मैंने बताया था, ये सेज टू क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं है, तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो टेंस में तो बदलेगा नहीं। दिमाग में हमारे पास पूरा कंसेप्ट आ गया। बदलाव किस में होगा, चेंजिंग किस में होगा, उसके पर्सन में होगा, और वो जो चेंजिंग होता है 1/123 रूल के अनुसार। और सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में। अभी पीछे मैंने लिखवाया कि नहीं, टेल्स मी, और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहां पर दैट लगाएंगे, कंजक्शन बोलते हैं इसको, दैट। यू क्या है, तो बोलेंगे सर यू सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो बोलेंगे कि सर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर क्या है, सेज टू है, और सेज टू के बाद जो आएगा वही तो ऑब्जेक्ट होगा, मी है यहां पर। लेकिन यू यहां पर क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस है। मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई होगा। तो बड़े प्यार से यहां लिख देंगे आई। आई के साथ आर तो आता नहीं है, आई एम सोल्विंग, आई एम सोल्विंग अ क्वेश्चन, सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ये रहा हमारा किससे, सेकेंड पर्सन से। एक सीख लेते हैं थर्ड पर्सन से, कि थर्ड पर्सन से हम लोग कैसे चीजों को कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग अगला जो हमारा कंसेप्ट होगा थर्ड पर्सन का होगा। थर्ड पर्सन का मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर दें, किसकी बात की जाएगी, जैसे मान लो हम लिख दें यहां पर थर्ड, अगर एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मैं लिख दिया मान लो ही सेज टू मी, क्या लिख देंगे हम लोग, ही सेज टू मी लिख दिया और अस लिख दिया, वह हमसे कहा। यह भी हो सकता है, अस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखिए ही सेज टू अस, वह हम लोगों से कहा। क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मी ही लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है इसको। दे आर, क्या लिखेंगे आप, दे आर, ठीक है। ईटिंग फूड, क्या बोलेंगे, दे आर क्या हो जाएगा, ये ईटिंग फूड। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है तो बेसिक सी बात है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेज टू मी को क्या लिखा जाएगा, तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए सेज टू को क्या लिखेंगे, तो सेज टू किस में कन्वर्ट होता है भाई, टेल्स में। वो जो टेबल बनाया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसे आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ही टेल्स मी, डबल इन्वर्टेड कामा, ये देखो इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, दैट। लेकिन हर जगह दैट नहीं लगेगा, केवल असर्टिव सेंटेंस होगा तो ही हम लोग दैट लगाएंगे, हर इंट्रोगेटिव में नहीं अप्लाई करेंगे। यहां पर दे क्या है, तो बोलेंगे सर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप इसे लिख दीजिए दे, क्या लिखा जाएगा इसे, तो कहेंगे सर आप लिख दीजिए दे आर ईटिंग फूड। कोई चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, दे आर ईटिंग, और ये क्या होगा, तो बोलेंगे सर दे आर ईटिंग फूड। तो ये हमारे तीनों के तीनों रूल समझ में आ गए चेंज ऑफ पर्सन के। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, जो नरेशन का रूल है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे हम लोग चेंज ऑफ टेंस।
चेंज ऑफ टेंस की बात करूं मैं, किसकी बात करेंगे हम लोग? चेंज ऑफ टेंस की अगर बात की जाए तो चेंज ऑफ टेंस का मतलब क्या हुआ? अब बात को समझ लीजिए, चेंज ऑफ टेंस का मतलब क्या होता है। अभी तक पहला रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगी तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, पर्सन में परिवर्तन होगा। लेकिन अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे समझिए। मैंने यहां पर एक कंसेप्चुअल तरीके से आप लोगों को फ्लो चार्ट में समझा दे रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को डाउट तो बनेगा नहीं, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा दिया हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। अगर पास्ट टेंस में होगा तो टेंस के अंतर्गत यानी रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में परिवर्तन होगा और चेंज पर्सन में भी परिवर्तन होगा। दो चीजें याद रखिएगा, ये चीजें यहां से जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है। मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में, रिपोर्टेड क्लोज का मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड क्लोज के अंदर जो सेंटेंस है उसमें टेंस में भी चेंजिंग होगा और पर्सन में तो चेंजिंग होगा ही होगा। तो पर्सन में चेंजिंग किसके हिसाब से होगा? तो सन बटा 123 रूल जो पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें क्या होगी? बदलेगी, चेंज होगी। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तो टेंस में चेंजिंग होगा रिपोर्टेड क्लोज के। वह चेंजिंग कैसे होगा अब हम लोग समझ लेते हैं। कैसे होगा? तो अब एक टेबल बनाइए, उस टेबल के थ्रू हम लोग बातों को पूरे के पूरे तरीके से समझ लेंगे जी। कैसे? तो जैसे करके ऐसे आ जाइए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे हम लोग किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। बात क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंजिंग करेंगे। अब इन बातों से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एकदम लॉजिक बिहाइंड कॉन्सेप्ट है कि इन चीजों को अगर आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो एक चीज याद रखिएगा, यदि पास्ट टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो इज एम आर को वाज वर्ब में बदल दीजिए जी। बेसिक सी बात है, सबसे बढ़िया तरीका है, बेसिक बच्चा भी सीख जाएगा इसको। इज एम आर क्या बोलेंगे? इज एम आर को, इज एम आर ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं लिखे हैं ना इधर, तो आप लिख लीजिए इसे डायरेक्ट स्पीच। इधर डायरेक्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हो गया। अब बात समझते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो नंबर 1 इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका वाज और वर में। किस में होगा भाई? तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए वाज या वर। अगर हम सेकेंड वन की अगर बात करें तो बेसिक सी बात है, किसकी बात है? अगर इज एम आर क्या हो? इज एम आर ऐसे ले लीजिए, अगर मान लीजिए इज एम आर हो, क्या हो? इज एम आर हो और आई एन जी हो, क्या हो? इज एम आर हो, इज एम आर वाज वर में बदल जाएगा, बेसिक सी बात है। अब नंबर 2 की बात करें हम तो वाज वर किस में बदलेगा भाई? तो बोलेंगे कि सर अभी नहीं, इज एम आर प्लस अगर आई एन जी दिया है, वर्ब में आई एन जी जोड़ा, भी प्लस आई एन जी है, तो हमेशा याद रखिएगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लेके आ जाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में लेके आएंगे तो क्या होगा? वाज वर प्लस आई एन जी होगा, भी प्लस आई एन जी लिख दीजिएगा, भी प्लस भी1 प्लस आई एन जी, वाज या वर और भी1 प्लस आई एन जी में बदल जाएगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, इसमें वाज वर तो हो गया, अब हैज हैव किस में बदलेगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो हैज हैव को किस में बदलेंगे? तो कहेंगे कि सर आप बदल दीजिए हैड में। किस में बदल दीजिए? हैड में बदल दीजिए। और नंबर अगर हम 4th की बात करूं, किसकी बात की जाएगी? नंबर 4th की। हैज हैव का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना है।
अब हम बात करेंगे हैज बीन हैव बीन को किस में बदलेंगे, हैज बीन और हैव बीन की बात करूं, जैसे मैं कह दूं कि आई हैव लर्निंग मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से मैथमेटिक्स को क्या कर रहा हूं भाई, लर्न कर रहा हूं, सीख रहा हूं। तो बेसिक सी बात है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो हैज बीन हैव बीन क्या बोलते हैं, हैज बीन या हैव बीन आ जाए तो इसको हम लोग हैड बीन में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, हैड बीन में। तो यहां पर लिख देंगे कि सर हैड बीन में बदल दिया जाएगा और आईएनजी तो लगा ही रहेगा। किस में बदलेंगे, हैड बीन में बदल देंगे। अब हम लोग अगला जो कंसेप्ट होगा इसका, इसमें बांट देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी से है। ये डायरेक्ट है, क्या है ये डायरेक्ट है, इसी में है लिख रहा हूं, जो उसके नीचे जगह नहीं था उसी में लिख रहा हूं। वाज वर किस में बदलेगा, अगर हम बात करेंगे वाज या वर की, किसकी बात की जाएगी, वाज या वर की, या सेकेंड फॉर्म की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए, सेकेंड फॉर्म की बात कर दी जाए, या डिड की बात कर दी जाए। ये सब चीजें याद रखने योग्य चीजें हैं। कितने नंबर पर थे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग कितने नंबर पर थे, तो ये था 4th नंबर ना, अब 5th नंबर लिख लेते हैं। इसे क्या लिखा जाए, 5th नंबर हो जाएगा ये। मैंने क्या बोला, सेकेंड वर्ब यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, या डिड हो, या वाज हो, या वर हो, किस में, डायरेक्ट में। किस में, यहां पर डायरेक्ट लिख लीजिएगा, डायरेक्ट में अगर हो तो, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में हो तो। और दूसरा होगा इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर आप इनडायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में, सेकेंड हो, डिड हो, या वाज वर हो तो इसको हैड में बदला जाता है। किसमें बदलेंगे भाई, तो बोलेंगे कि सर आप हैड में बदल दीजिए। इसमें एकदम आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई आपको डाउट बनेगा नहीं, एकदम सीक्वेंस वाइज चीजों को लेकर आया हूं। 6th नंबर की अगर बात कर दी जाए, किसकी बात की जाएगी, 6th नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान के चलिए, जैसे मान लीजिए सेकेंड था, सेकेंड फॉर्म को हम लोग किस में बदलेंगे, सेकेंड को यहां से इसको हटाइए, वाज वर को हटा दीजिए, सेकेंड हो या डिड हो तो हम लोग इसको बदलते हैं, गलत नहीं लिखना है, सेकेंड को हम लोग किस में बदलेंगे, सेकेंड फॉर्म हो या डिड हो तो इसको हम लोग बदलते हैं वाज या वर में बदलते हैं। और दूसरा अगर वाज वर आ गया, क्या आ गया, अगर वाज या वर आया इनडायरेक्ट डायरेक्ट में तो इसे हम लोग बदलते हैं हैड में। किस में बदला जाता है इसको, तो बोलेंगे कि सर इसको हैड में हम लोग बदल देंगे। किस में बदलेंगे, वाज वर को किस में बदलेंगे भाई, हैड में बदलेंगे। 7th नंबर की अगर बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए वाज वर तो हो गया, हैड में बदल जाएगा, हैड होगा तो किस में बदल जाएगा, हैड बीन में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, हैड बीन में बदलेंगे। अब कुछ और रूल्स हैं जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया, जैसे जो नजदीक क्या बोलते हैं, समीपवाचक शब्द होते हैं, यानी जो होता है ना नजदीक वाले शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। जैसे दिस है अगर तो उसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट में अगर दिस दिया है, क्या दिया है, दिस दिया है तो दिस को किस में बदलेंगे, तो बोलेंगे दैट में बदलेंगे। एक बात यह भी शर्त है, दिस जो है दैट में तभी बदलेगा जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी बदलेगा। बाद में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप ये नहीं बोलिएगा कि सर आपने तो बोला था कि दिस को दैट में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो दिस को दैट में नहीं बदल सकते हैं। दिस को दैट में तभी बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। पास्ट टेंस में कोई भी टेंस हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो दिस को दैट में और दिस को दैट में, तो दिस को किस में बदलेंगे भाई, दोज में। यह दूरी सूचक शब्दों में बदल जाता है। और एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एकदम ब्रांडेड चीज बता रहा हूं, कम का जो इनडायरेक्ट होता वो होता है गो। इसको डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये चीजें याद करने योग्य है। कम का मतलब क्या होता है, आना, और गो मीन्स क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे कि सर ये होगा जाना। कम का अगर डायरेक्ट में कम दिया है तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, इनडायरेक्ट में गो। क्या ढूंढेंगे भाई, गो। अब हम लोग
आगे की तरफ इन चीजों को समझते हैं। अगर टुडे दिया है तो टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का क्या होगा, ये कहां तक था, नो। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 10 नंबर। टुडे को अगर टुडे अगर मान लीजिए डायरेक्ट में दिया है, किस में दिया है, डायरेक्ट स्पीच में, टुडे, तो टुडे को हम लोग लिखेंगे दैट डे में। क्या लिखा जाएगा इसे, दैट डे में लिखा जाएगा। ये चीजें अगर कब होगी, जब पास्ट इंडिफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तब। अब देखिए टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। टू नाइट का क्या होगा, टू नाइट का दैट नाइट। टू नाइट का क्या होगा, दैट नाइट। अगर हम 12 की बात करें, एस्टरडे का क्या होगा भाई, प्रीवियस डे। एस्टरडे का क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे हो जाएगा। अब हम बात करेंगे द प्रीवियस डे की, किसकी बात की जाएगी भाई, द प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अब टुमारो की बात की जाए तो टुमारो का क्या होगा, द फ्लोइंग डे या द नेक्स्ट डे। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। टुमारो क्या लिख देंगे, तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए 13 नंबर में टुमारो। तो हम लोग टुमारो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टुमारो की बात करें तो टुमारो क्या हो जाएगा ये, तो बोलेंगे कि सर टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। क्या होगा, द नेक्स्ट डे या द फ्लोइंग डे। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, याद रखिएगा, द नेक्स्ट डे भी दे सकता है, द फ्लोइंग डे भी दे सकता है। तो दोनों को आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा, द फ्लोइंग डे, डे। हेंस का क्या होगा, तो कहेंगे कि सर हेंस का हेंस होगा। क्या होगा, हेंस का क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर आप लिख दीजिए हेंस का हेंस, हेंस का ये हो जाएगा आपका हेंस। ठीक है। डे आफ्टर टुमारो का क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या, परसों। तो डे आफ्टर टुमारो का होगा इन 2 डेज टाइम। किस में, तो इनडायरेक्ट में। यहां पर लिख देंगे 15th नंबर, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो की अगर बात करें हम लोग, इसके बाद लिखा हूं, इसके बाद यहां पर लिखा गया है, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो को क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं इन 2 डेज टाइम। क्या होगा, इन 2 डेज टाइम। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये किसका कंसेप्ट है भाई, तो जनरल रूल है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे इस जनरल रूल से एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं बनेगा। बस शर्त यह है कि मैंने टेक्निकल टर्म में पढ़ाया वो भी आना चाहिए, रूल पढ़ाया, पहला रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, वो भी आपको आना चाहिए। पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या क्या चेंजिंग आएगा, चेंज ऑफ पर्सन में भी चेंजिंग आएगा और टेंस में भी चेंजिंग आएगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। चेंजिंग एक चीज में आता है, वो पर्सन में चेंजिंग आती है। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, बातें समझ में आ जाएगी। इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। एक अपवाद होता है, उस अपवाद को हम लोग समझ लेंगे, पहले इस बातों को समझते हैं। जैसे उन्होंने कहा ही सेड टू मी, ही एग्जाम्पल है ये, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हमको इनडायरेक्ट में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, तो अब यहां पर हम क्या समझेंगे। पहली बात, यहां रिपोर्टिंग वर्ब चेक कीजिए क्या है, तो बोलेंगे कि सर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास सेड है। क्या है, सेड टू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सेड क्या है भाई, से का सेकंड फॉर्म है।
और सेकेंड फॉर्म किस टेंस में यूज किया जाता है? तो बोलेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई तो पास्ट टेंस हुआ कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होगी या पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में चेंजिंग होगा। वह चेंजिंग कैसे होगा? पीछे आपको टेबल बता के कॉलम बताया हूं कि कैसे होगा। सेड टू को किस में बदलेंगे? तो कहेंगे सर आप लिख दीजिए सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में बदलता है। ही टोल्ड मी। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या हो जाएगा ये? तो कहेंगे कि सर ये होगा दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही है, तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे? ही। इज एम आर को किस में बदलते हैं? वाज वर में बदलते हैं। कब? जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। तो इज एम आर के जगह पर वाज वर होगा तो एम के जगह पर ही के साथ क्या आएगा? वाज आएगा कि वर आएगा? एक वचन है भाई, सिंगुलर नंबर है तो यहां पर आएगा वाज। ही वॉज टीचिंग। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ही वॉज टीचिंग। ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ये होगा आपका इंग्लिश। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश हो गया। अब मैं इसी को एक सेंटेंस और ले रहा हूं, जैसे दिस दैट वाला भी क्लियर हो जाएगा। उससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि ही सेड टू देम। वह उन लोगों से कहा मैं कल आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? मैं कल क्या कर रहा हूं? आ रहा हूं। आई एम कमिंग। या ऐसे हो जाएगा, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई एम कमिंग नाउ। मैं अभी आ रहा हूं। क्या लिखेंगे? आई एम कमिंग नाउ। मैं अभी आ रहा हूं। नाउ को देन में बदलते हैं, ये भी याद रखिएगा। नाउ को किस में बदला जाता है? देन में बदला जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। सेड टू को किस में बदल देंगे भाई? तो कहेंगे कि सर आप लिख दीजिए सेड को टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड देम। क्या लिखेंगे यहां पर? ही टोल्ड देम। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगेगा? दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई आता है और क्या आता है? वी आता है। तो अब ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा भाई? ही के अनुसार बदलेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका ही। ही के साथ क्या आता है? वाज या वर। तो बोलेंगे सर वाज आ जाएगा। कमिंग है तो कमिंग का क्या हो जाएगा? गोइंग होगा। आपको बताया हूं कम का क्या होगा? गो होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में। कम का गो होता है तो कमिंग का गोइंग भी तो होगा। ही वॉज गोइंग। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो ऐसा कतई नहीं होगा। गोइंग नाउ को किस में बदल देंगे? देन में। तो ये सभी चीजें हैं जो चेंज होगी। ये जनरल रूल था। स्पेशल रूल समझ लेते हैं कि स्पेशल रूल क्या होते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा और इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन इस पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड क्लोज के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए भी रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कैसे? तो देखिए इस बात को समझिए, यह एक्सेप्शन है रूल का। क्या है भाई? तो बोलेंगे कि सर यह एक्सेप्शन है। इस बात को समझिएगा। अपवाद क्या बोलते हैं? जो और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। कैसे? बात को समझिए। जैसे कहा ही सेड टू मी। ही सेड, उसने कहा। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन क्या होगा? लिख देंगे यहां पर द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। सूर्य कहां उगता है भाई? तो बोलेंगे सर सूर्य पूरब में उगता है। यह बात सत्य है कि नहीं है?
यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होगा? तो कहेंगे कि सर यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सदा सत्य रहने वाली बात है, अनाकाट्य सत्य हो जिसको कोई काट नहीं सकता है। जैसे ये भी कह सकते हैं ही सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यह भी तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में टेंस में होते हुए भी कोई बदलाव नहीं आएगा। यह अपवाद है, अपवाद को समझिएगा। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो बोलेंगे कि सर इनडायरेक्ट में लिखेंगे ही सेड दैट लगाकर पूरे सेंटेंस को लिख देंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाना है, लिख दीजिए पूरा का पूरा। ये हो जाएगा आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यह भी बात सही है। भारत 15 अगस्त 1947 को जो भी सदा सत्य रहने वाली बात है, सार्वभौमिक सत्य है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, चाहे कोनो टेंस में हो। बात क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल। क्या पढ़ा जाएगा इसका? स्पेशल रूल क्या होता है? स्पेशल रूल क्या होगा तो कहेंगे सर इंट्रोगेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का समझेंगे। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या लिखा जाएगा? इंट्रोगेटिव को हम लोग कैसे समझेंगे कि उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अभी तक हमें सर्टिव सीख रहे थे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? चलिए, अगर हम बात करेंगे किसकी, तो कहेंगे सर हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चन को पुट किया जाता है, क्वेश्चनिंग किया जाता है। यदि रिपोर्टेड क्लोज के अंदर, किसके अंदर भाई? रिपोर्टेड क्लोज के अंदर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है? रिपोर्टेड क्लोज के अंदर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो से को किस में बदलेंगे? तो कहेंगे कि सर से को बदलेंगे आस्क में। किस में बदला जाएगा भाई? आस्क में बदला जाएगा। से टू को किस में बदलेंगे? तो कहेंगे कि सर इसको भी आस्क में ही बदलेंगे। किसको में बदलेंगे? आस्क में बदला जाएगा। इस बात को थोड़ा सा समझना है। ये होता है डायरेक्ट, बीच में से इसे ऐसे कर लीजिए, इधर लिख लीजिए डायरेक्ट, और इधर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट। क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। से टू को किस में? आस्क में। अगर सेड होगा तो सेड को किस में बदला जाएगा? आस्क्ड में बदला जाएगा। आस्क्ड होगा। अगर सेड टू होगा तो किस में बदलेंगे भाई इसको? तो बोलेंगे कि सर सेड टू को हम लोग बदल देंगे किस में? तो बोलेंगे सर इसको भी आस्क्ड में ही बदलेंगे। कब? जब रिपोर्टेड क्लोज के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब। अगर सेज होगा तो किसको में बदला जाएगा? सेज को आस्क में बदलते हैं, ठीक है। सेज टू होगा तो किस में बदला जाएगा? तो कहेंगे कि सर सेज टू को हम लोग लिख सकते हैं आस्क। क्या लिखा जाएगा? इसको भी हम लोग आस्क में ही बदलेंगे। इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें उत्पन्न होती हैं। पहला क्या है? तो कहेंगे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वह कंसेप्ट है कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंसेस, दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है डब्ल्यूएच टाइप, एक होता है एनमलस फाइनाइट। एनमलस फाइनाइट का मतलब क्या? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं कह दूं डू यू नो अबाउट योर कंट्री, डू यू नो अबाउट योर दिस पर्सन, तो ये सभी की चीजें डू यू आ रहा है कि नहीं? डू जो है हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? तो बोलेंगे बिल्कुल है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का अलग रूल होगा, और जो क्वेश्चन वर्ड से होगा वो अलग रूल होगा। उसको समझते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बातों को समझ लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बातें समझ में आ जाएगी। जैसे यहां पर मान लीजिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, ही सेड टू मी। क्या लिया? ही सेड टू मी। मैं कह दूं आपको व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है भाई बता दीजिए, व्हाट इज योर नेम। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क है।
क्या इस रिपोर्टेड क्लोज में आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? तो कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या बोलेंगे आप लोग कि बिल्कुल है। अब इसको चेंज कीजिए, सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। यह बात आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि नहीं बताए थे? तो कहेंगे सर बिल्कुल बताए थे। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया था कि हर जगह से को से में और टोल्ड में और टेल्स में नहीं बदला जाएगा, वह एसर्टिव का अलग रूल होता है और इंट्रोगेटिव का अलग रूल होता है भाई। तो सेड टू को आस्क्ड में बदला जाएगा, आस्क्ड मी। क्या बोलेंगे? आस्क्ड मी। यहां पर देखिए, अगर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते समय किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होता है, उस क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है भाई? व्हाट है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग व्हाट। क्या लिख देंगे? व्हाट। और दूसरी बात, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलते हैं? एसर्टिव में लेकर आते हैं, सिंपल सेंटेंस में लेकर क्या करेंगे? आएंगे। जैसे ये पूरा का पूरा सिंपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बात समझिएगा। योर नेम, योर क्या है भाई? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन का कौन सा केस है? पॉसेसिव केस है। तो अभी मैंने बताया जो चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? तो कहेंगे सर यू आता है। यू सब्जेक्टिव केस है और योर क्या है? पोसेसिव केस है यू का। तो यहां पर देखिए पोसेसिव केस आ रहा है कि नहीं? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी मी के अनुसार बदलेगा। यहां पर मी कौन सा केस है भाई? ऑब्जेक्टिव केस है। मी का ऑब्जेक्ट पोसेसिव केस क्या होता है? माई। तो यहां पर लिखेंगे माई नेम। बात क्लियर है कि नहीं? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, माई नेम। अब देखिए इज एम आर किस में बदलेगा? अगर पास्ट इंडिफिनिट में या पास्ट टेंस में हो तो वाज में बदल देगा, माई नेम वाज। क्लियर है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक हेल्पिंग वर्ब वाला ले लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसको क्या करेंगे भाई? जैसे मान लीजिए नंबर 2 हम ले लेते हैं, ही या दे सेड टू मी। क्या लिख देंगे? दे सेड टू मी, वे लोग मुझसे कहें। क्या कहें? दे सेड टू मी। क्या बोले भाई? डू यू नो अबाउट योर कंट्री? डू यू नो अबाउट योर कंट्री? अबाउट योर कंट्री, योर कंट्री। क्या आप अपने देश के बारे में जानते हैं? क्वेश्चन मार्क लग गया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है। अब एक बात बताओ, यहां पर डू आया है कि नहीं? डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं डू या डज का? तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो क्या करेंगे? जब कंजक्शन हटाएंगे तो वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? या तो इफ का प्रयोग करेंगे या तो वेदर का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? समझिए इसे। दे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो कहेंगे कि सर इसे लिख दिया जाए दे सेड टू को किस में बदलेंगे? तो बदलेंगे कि सर इसे आस्क्ड में बदला जाएगा, दे आस्क्ड मी। डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है? अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो इस डू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा डू, डज, डिड, हैज, हैव, इज, एम, आर, इन सब चीजों से स्टार्ट होगा तो हमेशा याद रखना होगा इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ हो जाएगा या वेदर, तो हम यहां पर इफ लगा देते हैं, इफ। अब बाकी जो सेंटेंस है इसे सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। योर कंट्री, तो योर क्या हो जाएगा? यहां पर सेकेंड पर्सन हो जाएगा, मतलब यू का पोसेसिव केस है। तो पोसेसिव केस है यहां पर देखिए यू क्या है यहां पर? तो कहेंगे कि सर ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो यू अगर सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा भाई? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी यहां पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? आई। क्या लिखेंगे भाई? आई लिख देंगे। अब एक बात समझना, ये जो टेंस है
यह जो टेंस है यहां पर देखो, डू यू नो अबाउट योर कंट्री, तो डू यू नो अबाउट योर कंट्री किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, लेकिन इंट्रोगेटिव में है। जब इसको हम लोग बदलेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव यानी सिंपल में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा? आई नो, नो का क्या हो जाएगा? न्यू, नो न्यू नोन होता है कि नहीं? पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही तो यूज करते हैं। आई न्यू, ये हो जाएगा आई न्यू, क्या होगा? तो बोलेंगे आई न्यू। अब आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? योर है ना, तो आई का क्या होता है? माई, आई न्यू माई कंट्री। बात समझ पा रहे हैं? तो कहेंगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं, आई न्यू माई कंट्री। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो बोलेंगे कि सर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी का। किसको पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी का पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे जी सर। क्या बोलेंगे आप लोग? जी सर। चलिए आ जाइए, एक्सक्लेमेटरी की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? या इंपरेटिव की बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? इंपरेटिव, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस, और जैसे इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, क्या हो? अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम लोग उसका रूल क्या अप्लाई करेंगे? इन बातों को बड़े प्यार से समझेंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी या ही सेड टू मी, बोलो हाँ या ना? तो कहेंगे जी सर, ही सेड टू क्या हो गया? ये मी, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा डू इट, इसे करो। क्या कह रहा है? ही सेड टू मी डू इट, डू इट, इसे करो, मतलब कोई काम होगा उसे करना है जी। क्या डू इट का मतलब इसे करो? क्या वहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो इंपरेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू योर सेंस, अकॉर्डिंग टू योर मीनिंग, अर्थ के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे सेड टू के जगह पर। अगर ऑर्डर होगा, अगर ऑर्डर का सेंस आ रहा होगा तो ऑर्डर्ड मी का प्रयोग किया जाएगा, ऑर्डर्ड मी दैट लगा देंगे। अगर एडवाइस का प्रयोग हो रहा होगा तो एडवाइस मी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्ट लिख देंगे। तो यहां पर होगा ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात की जाएगी? मी टू की बात किया जाए तो बेसिक सी बात है, ही सेड टू मी। अब इसमें क्या करना? ऑर्डर क्या इसमें भाव आ रहा है कि नहीं? तो कहेंगे जी सर आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी दैट। अब डू इट है, दैट है कि नहीं है यहां पर? तो बोलेंगे सर बिल्कुल है। अब यहां पर है कि इसे कीजिए, इसे करना है कि नहीं करना है? तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल करना है। कोई इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, कुछ भी ले सकते हैं कि हेल्प मी, ये भी हो सकता है, हेल्प मी या प्लीज हेल्प मी, ये भी हो सकता है। तो डू इट का मतलब क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ये डू इट है, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे? दैट लगाएंगे और क्या लिखेंगे? डू। क्या लिखेंगे? अब हमको काम को करना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी दैट वी शुड डू, हमें इस काम को करना चाहिए, वी शुड डू। क्या हो जाएगा ये? वी शुड डू। बातें क्लियर है कि नहीं है? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बहुत ढेर सारे आएंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी आता है तो एक्सक्लेमेटरी में हम लोग क्या करते हैं बताइए? अगर हम मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी में क्या क्या आएगा? जैसे मान लीजिए से है या सेड टू है या सेज है या से है या सेज, कोई भी चीज हो तो उसके लिए अगर खुशी का भाव होगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आ जाएगा सेड की जगह पर। जैसे मैंने कहा अगर एक्सक्लेमेटरी हो, क्या हो? एक्सक्लेमेटरी की बात करूं मैं, किसकी बात की जाएगी? तो कहेंगे कि सर एक्सक्लेमेटरी की बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीजें आएगा, अब बात को समझ लेते हैं। इसमें दिस दैट दिस दोज का भी प्रयोग किया जाए। जैसे मान लो मैं कह दूं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट मेक ए नॉइज, डोंट एब्यूज मी, मुझे गाली मत दो या शोर मत मचाओ, तो वहां पर नोट लगाकर पूरी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं इंपरेटिव में। एक्सक्लेमेटरी में किसका प्रयोग करते हैं? सेड, सेज, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर। तो कहेंगे सर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड, exclaimed with joy
बोलो हाँ या ना। एक्सक्लेम्ड विथ सारो, अगर दुख का भाव आएगा तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, विद सोरो। अगर कोई चीजें विश कर रही है तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ विशेष, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद विशेष। इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में एक दो अपवाद हैं, उन अपवाद को जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, तो हम लोग वहां पर बड़े प्यार से, बड़े बारीकी से क्या करेंगे, उन चीजों को समझ लेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ विशेष, एप्लॉड भी होता है, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉड भी होता है। अब एक बात इसको लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हुरा इंडिया ऑन द मैच बाई 6 विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर ही सेड या आई सेड, ही सेड कहा, तो उस सेड के जगह पर हम लोग ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, दैट लगाएंगे, और हुरा जो शब्द है उसे हटाकर पूरे सेंटेंस को पहले जैसे चेंज करते थे उन चीजों को हम लोग लगा देंगे। बात क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं? यह चीजें किसके अंतर्गत आएगी? तो बोलेंगे कि सर यह चीजें या तो से के जगह पर आएगी, या तो सेज के जगह पर आएगी, या तो सेज टू के जगह पर आएगी, या सेड के जगह पर आएगा, या तो सेड टू के जगह पर आएगा। कब? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एंट्री करेंगे तब। अब हम लोग ऑप्टेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्टेटिव में एकदम बेसिक सी बात है, आराम से पढ़ लेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे इंपरेटिव में लेट अस वाले होते हैं, क्या होते हैं? जैसे इंपरेटिव में यहां पर समझ लीजिएगा, अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट अस, ठीक है, तो हम लोग वी शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? वी शुड का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। वी शुड ऐसे भी प्रयोग होता है, पर हमेशा याद रखना है लेटस के, अगर लेटस वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस होंगे, हम लोग वी शुड से क्या कर लेंगे? उसे बोलेंगे कि सर वी शुड के थ्रू हम इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चीजों को समझेंगे, वहां पर चीजों को समझाया जाएगा। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे सिंपल सेंटेंस बनते हैं वैसे ही बनेगा, लेकिन मे को माइट में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? मे को माइट में बदल दिया जाता है, कैन को कुड में बदल दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? सेल को शुड में, विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें भी जब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम लोग दैट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास से आ गया, सेड आ गया, सेड टू आ गया, उन चीजों को जैसे हम लोग सेज को टेल्स में, टेल, सेज, टोल्ड में बदलकर दैट लगाकर उस पूरे सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं इनडायरेक्ट में। और इज, एम, आर इसमें नहीं होता है, मे माइट होता है, कैन कुड होता है, उनमें हम चीजों को क्या करते हैं? बदल लेते हैं। तो आज की हमारी क्लास ये थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? तो बोलेंगे कि अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? सबको क्लियर है? तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? तो बोलेंगे कि सर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल भी सीखेंगे। पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा ये? तो बोलेंगे कि सर पूरा का जो पूरा कंसेप्ट है, ये चीजें पूरी की पूरी तरफ क्लियर हो जाएगी। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा का पूरा चीजें, ये बेसिक लेवल से चीजें हैं, आपको समझ में आया होगा। बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे जी सर एकदम से बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है। बोलो हाँ या ना। तो बोलेंगे जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।